बड़ी अपडेट है जी। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया साउथ अफ्रीकन सीरीज के लिए और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट चेंजेस नजर आई हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे भी थोड़ा बहुत हंगामा मचा हुआ है आज के दिन। तो एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले टेस्ट स्क्वाड देख लेते हैं। आपकी नजरों के सामने आपका टेस्ट स्क्वाड आ चुका है। यहाँ पे जो प्रोमिनेंट चेंजेस जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे थोड़े लोग नाराज हुए हैं वो है साजिद खान को ड्रॉप किया गया है। हालांकि मेरे लिए एक स्ट्रेटेजिक फैसला है, मैं आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। लेकिन और चेंजेस के बारे में अगर डिस्कस कर लें तो यहाँ पे शाहीन अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है स्क्वाड से। ड्रॉप बोला तो नहीं है, रेस्ट कहा है, लेकिन उनको स्क्वाड में इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके अलावा जो मोहम्मद हुरैरा थे उनको यहाँ पे निकाल दिया गया है स्क्वाड से। और बहुत बड़ा नाम यहाँ पे अब्बास, मोहम्मद अब्बास 4 साल के बाद पाकिस्तान की टेस्ट साइड में वापसी करेंगे, लगभग 3 साल के बाद। एंटीगा में मैच खेला था आखिरी मोहम्मद अब्बास ने 2021 में, और उसके बाद अब उनको लेके आ रहे हैं यहाँ की कंडीशंस में, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा सूटेड है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाबर आजम की वापसी हुई है, और वो तो डेफिनेटली होनी भी थी, क्योंकि साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में आपको हमेशा एक ऐसा बैट्समैन चाहिए होता है जिसको पीछे का एक्सपीरियंस हो, किस तरीके से खेलते हैं ये वाली कंडीशंस में उसको पता हो। तो बाबर आजम एक वाहिद ऐसा बैट्समैन था, इंक्लूडिंग शान मसूद भी, कि उन्होंने पहले भी खेला हुआ इन कंडीशंस में। इसके अलावा मुझे कोई ऐसा बैट्समैन याद नहीं आता जिसने इन कंडीशंस में आके खेला हो, इन बाउंसी कंडीशंस में आके उनका एक्सपीरियंस हो। आई डाउट के आपके वाइस कैप्टन जो है सऊद शकील, वो भी उस इन कंडीशंस में बहुत ज्यादा करामात साबित होंगे, क्योंकि हमें पता है सऊद का जो है एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा जो उनको पीछे लेके जाती है चीज वो ये है कि वो फास्ट बॉलर्स थोड़े से हल्के हैं फास्ट बॉलर पे, तो उनको इंप्रूव करना पड़ेगा यहाँ पे अगर उनको परफॉर्म करना है तो। और यहाँ पे बाबर आजम जो अपना एक्सपीरियंस है वो ऐड कर सकते हैं अगर तो वो परफॉर्म करते हैं, तो पाकिस्तान की जो बैटिंग हमें लैकिंग दिखती है वो एक पूरी हो सकती है बाबर आजम की वजह से। अब बात कर लेते हैं अपने मेन मसलों पे। ये जो साजिद खान वाला इशू बना हुआ है आज के दिन, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रेटेजिक फैसला यहाँ पे लिया गया पीसीबी की जानिब से, और मेरे ख्याल से इसी को ही कहते हैं कि प्रोएक्टिव थिंकिंग। प्रोएक्टिव आपकी जो मैनेजमेंट हुई हुई है आजकल आकिब जावेद के आने के बाद, वो बहुत जबरदस्त काम कर रही है। डेफिनेटली यहाँ पे साजिद खान को भी ट्रस्ट में लिया होगा, उनसे बातचीत की होगी कि हम लोग आपको यहाँ नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो कंडीशंस हैं हमने भी देखा है कि साउथ अफ्रीका में किस तरीके की कंडीशंस होती हैं। इंडिया जो पिछली दफा गया था तो उन्होंने तो ऐसी विकेट्स बनाई थी कि 2-2 दिन में मैचेस खत्म हो रहे थे, इतनी तेज विकेट्स उन लोगों ने बनाई थी। वहां पे बेचारे स्पिनर्स क्या करेंगे, स्पिनर का रोल क्या होगा वहां पे। तो आई थिंक बहुत अच्छा फैसला था। अगर लेके भी जाते तो इवेंचुअली साजिद ने रेस्ट ही करना था या बैठना ही था वहां पे, तो इससे अच्छा उनकी जगह मोहम्मद अब्बास को ऐड किया। वो कितना जबरदस्त बॉलर है इन कंडीशंस में। वो काम जो वर्डन फ्लेंडर करते आए थे साउथ अफ्रीका के लिए इन कंडीशंस में, वो मोहम्मद अब्बास यहाँ पे पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है वो पेस से डिस्टर्ब नहीं करते आपको, लेकिन जो उनके पास निप है, उनके पास जो सीम पोजीशन, सीम मूवमेंट है, वो सबको पता है किस तरीके से, कितने आउटस्टैंडिंग बॉलर है इन जैसी कंडीशंस में। काउंटी क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहते हैं, हर दफा परफॉर्म करते हैं, तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्लूजन इस जैसी कंडीशन में। हमने सबसे वापस रिपीट करूंगा यही बात कि ऐसी प्रोएक्टिव थिंकिंग किसी मैनेजमेंट की जानिब से कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट में पहली दफा ही देखी है। डेफिनेटली आपका एक फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता। आपका फॉर्मूला जो आपने पाकिस्तान की स्पिनिंग कंडीशंस के लिए बनाया, वही फॉर्मूला आप लेके साउथ अफ्रीका नहीं जा सकते, वहां पे उनको हरा नहीं सकते। इस वजह से यहाँ पे साजिद खान का जो एक्सक्लूजन था फ्रॉम द स्क्वाड, ये बहुत एक स्ट्रेटेजिक मूव लगा मुझे। और यहाँ पे अब्बास को जो इंक्लूड किया गया है, आई थिंक ये बहुत अच्छा पे ऑफ करेगा। अब जो 4 मेन सीमर्स पाकिस्तान के पास, इंक्लूडिंग अब्बास, और एक बॉलिंग ऑलराउंडर भी आमिर जमाल के लिए, आमिर जमाल की शक्ल में इंक्लूड किया गया स्क्वाड में। एंड इवेंचुअली जब इंग्लैंड की सीरीज खत्म हुई थी, हम लोग तब से ही बात कर रहे थे जब हम लोग साउथ अफ्रीका जाएंगे तो हमें नोमान या साजिद में से एक ही चॉइस निकालनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नोमान एक बेटर चॉइस थी। पहले भी ये बात हो चुकी है हमारी कि नोमान किस तरीके से बेटर है, बिकॉज नोमान जो है एक ऐसा बॉलर है कि वो अगर उसको 15 से 20 ओवर भी वो करें नोमान अली, तो वो एक ही टप्पे भी बॉलिंग करते रहेंगे पूरा पूरा दिन। वो ऐसे बॉलर है, इतना एक्सपीरियंस है, इतने मंजे हुए बॉलर है वो कि पूरा पूरा दिन एक ही टप्पे से वहीं से अंदर भी करेंगे, वहीं से आर्म बॉल भी करेंगे वो, और वहीं से अपना रेगुलर स्पिन भी करेंगे जो उनका होता है। लेकिन दूसरे एंड पे अगर हम साजिद खान को देखें तो उन्होंने जितनी भी विकेट्स ली थी वो या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवरीज थी, या तो बहुत ज्यादा स्पिन हो रही थी, जो कि एक सरफेस की वजह से उनको एज मिला था। आई एम नॉट सेइंग कि साजिद खान हल्के हैं नुमान अली से, बट अगर आप लाइन एंड लेंथ की बात करें, स्पेशली उस कंट्रोल की बात करें, तो नुमान उसमें आगे जाते हैं विद द कंट्रोल ही हैज इन हिज बॉलिंग। तो यहाँ पे आई डाउट कि नुमान अली को इंक्लूड किया जाए लाइनअप में, यानी 11 में। लेकिन अगर इंक्लूड होते हैं तो सिर्फ यही वजह होगी कि जिसकी वजह से उनको लेके गए स्क्वाड में, प्रायोरिटी दी है किसके ऊपर, साजिद खान के ऊपर, जो कि पिछली सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज थे। तो यहाँ पे बात करनी पड़ेगी कि हम लोगों ने देखा है कि इंडिया की अगर मैं मिसाल ले लूं तो रविचंद्रन अश्विन कितना बड़ा बॉलर है उनका, लेकिन वो ऐसी कंडीशन में उसको जाके रेस्ट करवा देते हैं। पर्थ में नहीं खिलाया रविचंद्रन अश्विन को। तो ये होती है एक अच्छी टीम जो जानती है अपने कॉम्बिनेशंस, अलग अलग सिनेरियोस, अलग अलग सिचुएशंस के लिए, अलग अलग कंडीशंस के लिए। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि हम लोगों ने साजिद को बाहर
बिठाया है सीरीज के लिए, एंड मैं इसको ड्रॉप नहीं कहूंगा, मैं इसको रेस्ट कहूंगा कि साजिद को इन कंडीशंस में खेलने का या खिलाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए हमने उसको उसकी बैटरमैन के लिए रेस्ट करवा दिया, एंड इवेंचुअली वो आने वाले स्क्वाड में हमारे प्लान का हिस्सा है, तो वो इंक्लूड हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं अपने ओडीआई फॉर्मेट के स्क्वाड की, जो कि ओडीआई फॉर्मेट हमारा बहुत अच्छा जा रहा है अभी आफ्टर दी T20 वर्ल्ड कप, जो हम लोगों ने पहला ओडीआई खेला तकरीबन 1 साल के बाद, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हराई, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी जीत थी वो, तो तकरीबन सिमिलर स्क्वाड है। एक चेंज यहाँ पे है पिछली सीरीज से, जो फैसल अकरम की जगह सुफियान मुकीम को इंक्लूड किया गया, एंड अनफॉर्चुनेटली हमने जैसे बात की थी हसीबुल्ला की, आपने यहाँ पे देखा कि हसीब को मैचेस नहीं दिए वहां पे, एंड अभी हसीब को वाइट बॉल से ड्रॉप कर दिया गया, बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ उस लड़के के साथ, उसकी आगे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सुफियान मुकीम और फैसल अकरम की। तो यहाँ पे हम लोग पहले से ही बात कर रहे थे कि सुफियान मुकीम जो है उनको इंक्लूड होना चाहिए वनडे स्क्वाड में, बिकॉज सुफियान मुकीम कोई ऐसा नया नाम नहीं है जो हम लोग पहली दफा सुन रहे हैं। सुफियान मुकीम ऐसा लड़का है कि पिछले 4 साल से ये नाम चल रहा है सर्किट में कि हाँ यार ये एक स्पिनर आ रहा है ऊपर की तरफ, चाइनामैन बॉलर है, एक अच्छा स्पिनर है, एंड हमने ये देखी है चीजें। विद फैसल अकरम हमें ये बोलना पड़ेगा, फैसल ने तो अभी 19 खेली थी आई थिंक 2022 में, तो उसके बाद से उन्होंने 4-5 ही फर्स्ट क्लास गेम्स खेले हैं, और लिस्ट ए के मैचेस भी उनके 20-25 से ज्यादा नहीं है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट यानी बड़ी टीम्स के जब आप लोग खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं, तो इवेंचुअली हम लोगों को ऐसा बॉलर चाहिए होगा कि जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जो घबराए नहीं प्रेशर सिचुएशन में। और हमने देखा है फैसल अकरम जो थे जिम्बाब्वेन सीरीज में भी बहुत पीछे पीछे बॉलिंग कर रहे थे, थोड़ा लेंथ का इशू हो रहा था फैसल अकरम का, ऑब्वियसली बिकॉज अभी तो नए हैं बिल्कुल और बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, इसलिए रिजवान ने भी उन पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया। हमने देखा था कि 20-20 ओवर के बाद बॉलिंग दे देते उनको, जब सारा काम तमाम कर चुके होते थे हमारे जो पार्ट टाइमर्स थे वो भी। सो यहाँ पे उनको फैसल अकरम को भी यही बात करने होनी चाहिए कि आप मेहनत करें, अभी डेफिनेटली प्लान्स का हिस्सा है, बिकॉज मैं आपको एक बात बता दूं, सुफियान मुकीम, फैसल अकरम और अबरार अहमद, ये अभी जो मुझे ये ट्रियो लग रहा है, अगर इसने इस तरीके से परफॉर्म करता रहा तो पाकिस्तान का जो वाइड बॉल का स्पिन कॉम्बिनेशन है वो बहुत सॉलिड लग रहा है मुझे फिलहाल, विद एडिशन ऑफ शादाब खान, अगर वो अपनी फॉर्म रीगेन करके वापस आते हैं टीम में, तो ये जो कॉम्बिनेशन अभी बना हुआ है ये बहुत जबरदस्त है। उसके बाद बैटिंग के पास आपके पास मेहरान मुमताज भी मौजूद है, उसामा मीर जैसे बॉलर्स भी मौजूद हैं, तो इवेंचुअली एक अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है स्पिनर्स का। तो यहाँ पे सुफियान मुकीम का भी इंक्लूजन एक अच्छा इंक्लूजन है। फैसल अकरम को आई थिंक अभी थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट को, उसके बाद वो इवेंचुअली जब काबिल हो जाएंगे पाकिस्तान टीम के, तो वो देन बहुत अच्छा सर्व कर सकते हैं। अगेन मैं यही बात कहूंगा कि फैसल अकरम और सुफियान मुकीम तो ऐसे बॉलर हैं जो बहुत रेयर होते हैं पाकिस्तान में, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं दोनों डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो इसी तरीके से अगर कंटिन्यू रखते हैं तो पाकिस्तान खेलने से देन कोई नहीं रोक सकता इन लोगों को। अब मुझे उस्मान खान को इस स्क्वाड में देख के एक लाइन याद आ रही है कि देयर इज एन इंपोस्टर अमंग अस, तो वही रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पे उस्मान खान, बिकॉज उस्मान खान का हमें पता है वो किस तरीके का प्लेयर है, वो हम लोग उसको अपनी जबान में अगर कहें तो लाठा हम लोग बोलते हैं उसको, तो वो वैसा ही प्लेयर है कि अगर लगते हैं तो लगते हैं, वरना अल्लाह हाफिज भाई, वो इस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं उस्मान खान। तो उनका ओडीआई क्रिकेट में आई थिंक तो उनको बहुत दूर ही रखना चाहिए था ओडीआई क्रिकेट से, लेकिन अनफॉर्चुनेट सी बात यह है कि उस्मान खान को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया स्क्वाड में। आई थिंक T20 खेल रहा था, खेलने देना चाहिए था, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत बड़ी ट्रिक मिस कर दी है मेरे ख्याल से। फखर जमान को इंक्लूड कर सकते थे हम लोग उस्मान खान की जगह, जो कि इवेंचुअली आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी तक वो आ जाएगा फखर स्क्वाड में। उस्मान खान की जगह जो है वो अभी भी वनरेबल है, बिकॉज वी नो कि उस्मान को 11 में तो जगह बनानी नहीं है अभी। अब्दुल्ला एंड साइम सेम कॉम्बिनेशन जो ऑस्ट्रेलिया में ट्राई आउट हुआ था वही जाएगा यहाँ पे भी खेलने के लिए, लेकिन इवेंचुअली अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो यहाँ पे फखर जमान की जगह बनती है उस्मान खान की जगह, क्योंकि अगर हमारे पास कोई अगर ओपनिंग स्लॉट में कोई मसला आता है तो रादर देन हम लोग वापस से इमाम को बुलाएं, वो हम लोग हल कर सकते हैं एनी टीम में जो अभी हम लोगों ने पीछे से काम किया है बेसिकली, जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है अब्दुल्ला और साइम पे, तो ये बहुत करामत हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि अब्दुल्ला और साइम को हम लोग 1.5-2 साल देके उसके बाद जब बड़े इवेंट का टाइम आए तो हम लोग ऐसे प्लेयर को बुला लें जो कि हमारा सीनियर था, जैसे हम लोगों ने 2024 के वर्ल्ड कप में किया। नए लड़कों को टाइम दे के हम लोगों ने इवेंचुअली आखिर में क्या किया, आमिर और इमाद को ले आए कहीं से उठा के। लेकिन अब जो है ये एक अच्छी चीज है कि ओपनर जो है आपके वो आपके पास सॉर्टेड है, भले फखर जमान जितना बड़ा नाम है, नॉट डिनाइंग, भले आपके पास जो इमामुल हक कितना बड़ा नाम है, नॉट डिनाइंग दैट, दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशंस पाकिस्तान के लिए अभी तक ओपनिंग में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने उनको बैकअप ऑप्शंस रखा है। अब क्यों भाई? क्योंकि आपने अब्दुल्ला और साइम पे इन्वेस्ट किया है आखिरी 5 से 6 महीनों में, और अब जब इवेंट करीब है तो आप उनके ऊपर से अपना ट्रस्ट नहीं हटा सकते, जो आपने बिल्ड किया है, जो आपने उनको कॉन्फिडेंस दिया है वो आप नहीं हटा सकते उनके ऊपर से। सो दिस इज अ गुड डिसीजन। यहाँ पे अगर फखर जमान की जगह बनती है तो वो उस्मान खान की जगह बनती है। अगेन मैं यही कहूंगा कि फखर जमान एज अ बैकअप ओपनर जाएगा स्क्वाड में, ये आप बात याद रखिए, बैकअप ओपनर होगा फखर जमान। मेन ओपनर हमारे अभी अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ही हैं। तो यहाँ पे एक बात देखनी है, तो ओवरऑल ओडीआई स्क्वाड जो है वो सॉलिड है। सिर्फ मैंने आपको नाम बता दिया उस्मान खान का, अनफॉर्चुनेट रहा हसीबुल्ला जो कि ड्रॉप हो गया, तो हसीबुल्ला के पास भी बहुत टाइम है अभी, क्योंकि बहुत ही यंग है हसीब भी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हसीबुल्ला बहुत जल्द जगह बना लेंगे इस स्क्वाड में।
अब आखिरी स्क्वाड पे नजर डाल लेते हैं एक दफा, जो कि हमारा T20I का स्क्वाड है। तो ऐसा कोई नाम नहीं है इसमें जिसके लिए हम बात करते हुए थोड़ा एक्साइटेड हो। उमैर बिन यूसुफ का नाम यहाँ पे जरूर इंक्लूडेड है, बट वो एज एन ओपनर हमने देख लिया उनको, तो वही एक ऐसा नाम है और साइम अयूब के साथ जो कि बड़ी हिटें मार सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट सी बात यह है कि लोअर मिडल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो बड़ी हिटें मारे या कोई एक्सप्लोसिव बैटिंग करे जिससे हम लोगों को कोई उम्मीद हो इस तरीके की। तो T20I स्क्वाड अभी पाकिस्तान का बहुत स्कैटर्ड है, बहुत सारी चेंजेस करना बाकी है। यहाँ पे भी बहुत बड़ा नाम फखर जमान की इंक्लूजन होगी तो ये स्क्वाड में भी बैलेंस बन सकता है। लेकिन आई डोंट नो, लेकिन पाकिस्तान का जो अभी मेन मसला है वो एक ऐसा आसिफ अली जैसा प्लेयर जो कि रेगुलर पाकिस्तान को परफॉर्म करके देता रहे, वैसा मसला है पाकिस्तान का। नीचे से हिटिंग का मसला है, क्योंकि ऊपर तो देखें पावर प्ले में कोई ना कोई कर ही देता है, लेकिन जो असल मसला आता है वो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर का ही होता है, जो हम लोग इरफान खान नियाजी में फिलवक्त ढूंढ रहे हैं। एंड आई थिंक उसमें सर्चिंग करते रहना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इरफान खान के साथ और भी ऐसे प्लेयर हैं पाकिस्तान के सर्किट में, मैं एक नाम बहुत लेता रहता हूँ, वो है अब्दुल समद। तो PSL जो आ रहा है, अब्दुल समद जैसे प्लेयर को यहाँ पे अगर हम तैयार कर सकते हैं तो पाकिस्तान को 5 से 6 साल के लिए एटलीस्ट एक T20I का प्लेयर मिल सकता है बहुत तगड़ा। जैसे आसिफ अली की रेपुटेशन है वैसी अब्दुल समद की रेपुटेशन है हमारे पास अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो यहाँ पे T20 स्क्वाड के लिए बात करने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक बात जो हर कोई मिस कर रहा है इधर, वो ये है कि आप अगर गौर करें कि सलमान अली आगा को यहाँ पे वाइस कैप्टन डिक्लेयर नहीं किया गया पाकिस्तान का इन वाइट बॉल फॉर्मेट। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, एक सलमान अली आगा को वाइट बॉल का वाइस कैप्टन डिक्लेयर नहीं किया गया इस सीरीज के लिए। ये क्योंकि हम लोग देख सकते हैं टेस्ट स्क्वाड में भी सऊद शकील के साथ VC लिखा हुआ है, बट सलमान अली आगा के साथ कोई VC नहीं लिखा हुआ है, यानी डिक्लेयर सेलेक्ट तो हुए हैं स्क्वाड्स में लेकिन वाइस कैप्टन नहीं है। तो सलमान अली आगा की गर्दन के ऊपर अब तलवार लटकना शुरू हो गई है। जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस थी ऑब्वियसली रिएक्शन आना बनता था यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है, हम सबको पता है T20 फॉर्मेट हर किसी के बस की बात नहीं है, इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो सकता, और जो काम आप अच्छा कर रहे हो वही करते रहो, ना कि आप हर काम में टांग अड़ाओ। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब चीजों को समझ रहा है। प्रोएक्टिव थिंकिंग यही होती है कि प्लेयर्स आया होने से पहले आप उसके लिए कुछ अच्छा सोच लें। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे हमें दिखी हैं। स्क्वाड ओवरऑल 8 आउट ऑफ 10 में रेट करूंगा। आई थिंक फखर जमान एक ऐसा नाम है जिसको होना चाहिए था, कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसके साथ। जो भी इशूज हैं, फिटनेस इशूज हैं, जो भी बिहेवियरल इशूज हैं, जो भी है उसको रिजॉल्व करके फखर को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार करना चाहिए इधर, और पाकिस्तान को ही प्रायोरिटी रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।